भाग ले रहे थे। सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। महामंत्री कृष्णस्वामी सभी प्रतिभागियों से समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। अच्छा, ये बताओ कि सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत। नहीं, स्वाभिमान। सबसे तरल क्या है? जल। नहीं, मनुष्य का हृदय। लेकिन अभी तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे सके। अपना परिचय दो। मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य इस सम्मेलन में अपने महान विद्यालय तक्षशिला का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मेरे शब्दों से तक्षशिला का सम्मान बढ़े, यही मेरी इच्छा है और लक्ष्य भी। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे भी पूछूंगा। ये बताओ कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार से बड़ा कोई और शत्रु नहीं। अच्छा, ये बताओ कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। और सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। रुकिए महामंत्री, इस ब्राह्मण बालक से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। बताओ बालक, शास्त्र बड़े या राजा? महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। तू अपनी सीमाएं भूल रहा बालक। तू एक भिखारी है और यहां दान मांगने आया है। चाणक्य को यह बात चुभ गई। राजा ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। मैं तक्षशिला से यहाँ दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा था यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं, वहां मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। रुक बालक, तुझे जाने की अनुमति किसने दी? राजा भीमदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो तलवार उठाकर जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्णस्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज, आप तो दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। इस बालक की ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं? और एक बात गांठ बांध लो, अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का तुम दम भर रहे हो ना, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और चतुराई से किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, साहस, संयम और बुद्धि से जीवन में किसी भी युद्ध पे विजय प्राप्ति की जा सकती है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए। सिकंदर कभी भारत पहुंच सकता है और ये सूचना अति शीघ्र महाराज दनानंद तक पहुंचनी चाहिए। आप तो जानते हैं ना दनानंद कैसा राजा है, और भला वह आपकी बात क्यों मानेगा? मैं स्वयं महाराज के पास जाऊंगा अखंड भारत का प्रस्ताव लेकर। मेरा सुझाव मानिए, आप अपना कार्य कीजिए
बच्चों को शिक्षा देने का कार्य, उसी में भलाई है आपकी। आचार्य ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों का मार्गदर्शन करना, और यदि महाराज धनानंद अपने मार्ग से भटक गए हैं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें सही मार्ग दिखाऊं। मैं आज ही मगध के लिए प्रस्थान करूंगा। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार का सच उनके सामने था। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटकते मृत शवों को नीचे उतार रहे थे। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्यु दंड दिया गया है। और कितने लोगों को खोना होगा हमें, और कितने लोगों को मारोगे? अगर हम कर नहीं दे पाए तो क्या सारी प्रजा को मारोगी? ज्यादा बात करेगी ना तुझे भी फांसी पर लटका दूंगा। माता संभालिए शालू को। उठिए उठिए उठिए। मैं महाराज धनानंद के दरबार जा रहा हूं और मैं आपको बचा लूंगा। मैं उनके समक्ष प्रजा की पीड़ा अवश्य रखूंगा। तुमने इतना कह दिया वही मेरे लिए बहुत है, पर वचन मत देना। तुम्हारे अंदर बहुत करुणा है बेटा, पर तुम जिसके पास जा रहे हो उसका लहू अब पानी बन चुका है। अपने अनुभव से कह रही हूँ तुम्हें देने के लिए मेरे पास अगर कुछ है सिर्फ आशीर्वाद है। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। आप कौन हैं? तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। एक महत्वपूर्ण कारण हेतु मेरा महाराज धनानंद से मिलना अत्यंत आवश्यक है। महाराज अभी व्यस्त हैं, आप यहाँ प्रतीक्षा करिए, मैं अभी महाराज को संदेश भिजवाता हूँ। प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। चाणक्य को समझ आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। कितने आदमी हैं? आज भी 10 लोग हैं। 10। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल होकर महल के अंदर प्रवेश कर गए। एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं बल्कि सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। प्रणाम आचार्य। और ऐसी क्या वजह रही कि आप बिना आग के अंदर आ गए? अब जब
अंदर आने का साहस दिखा ही दिया है तो बताइए क्या कार्य है? महाराज गांधार के राजा अंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। और यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके समक्ष आया। अपने घुटने पर बैठो। सुना नहीं? अपने घुटने पर बैठो। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। कुछ बोलने से पहले ये याद रखना कि यही तेरी औकात है। महाराज, बहुत हुआ चाणक्य। 2 कौड़ी के शिक्षक हो तुम। अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मण की हत्या नहीं करते, अन्यथा तेरा सर अभी तक धड़ से अलग हो चुका होता। चुपचाप अपना कार्य करो। युद्ध के बारे में सोचना और करना हमारा काम है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु यह राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है और इसी कर्तव्य का पालन करने हेतु मैं आपसे मदद मांगने आया था। किंतु आप तो यहाँ नृत्य और मदिरापान में लीन हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही समस्त भारत का सर्वनाश हो जाएगा। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। बहुत बोल लिया ब्राह्मण, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। भूल होगी मुझसे जो तुझ जैसे पापी से मैं इस देश को बचाने की उम्मीद रख बैठा। अपमान किया है तूने एक शिक्षक का, ब्राह्मण की शिखा का, और तुझे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं चाणक्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी, जिसे सुन सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। सैनिकों, यदि ये ब्राह्मण भविष्य में इस राज्य के आसपास कहीं भी नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग कर कर बीच बाजार में लटका दिया जाए। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके।
जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पे बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक, ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्रियों के साथ हादसा हो सकता था। परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अधिक समय नहीं है तेरे पास, शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पावन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट। मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंचाऊंगा। क्या योजना बना रहे थे आचार्य चाणक्य? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सा बात पे कोई सुसाइड करता है? दिमाग खराब तुम कर रहे हो। इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, वो भी तुमसे मानी नहीं गई। अरे सुनते तुम्हारा रिक्वेस्ट सुनते, तुम इधर आओ इधर आओ। अरे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम हाँ कहो या फिर मुझे जाने दो। पगला गई हो क्या? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पागलपंती नहीं करो, गिर जाओगी, मर जाओगी। मैं 10 तक काउंट करूंगी और फिर कूद जाऊंगी। इससे बढ़िया तो हम जेल में ही सड़ जाते हैं। 10, 9। उसकी गिनती के बीच ही यशपाल के मन में वो पूरी कहानी फिर से चलने लगी कि कैसे सिर्फ उस रात की वजह से वो इस सिचुएशन में आकर फंस गया था। 2 दिन पहले रात का समय था और मुंबई शहर के लाइट्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। बीच के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें भी अब बंद होने आई थी, जिसमें से एक दुकान यशपाल उर्फ यश की थी। जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होने से यशपाल अपनी मामूली कमाई के बावजूद भी खुश रहता था। उसकी बस यही कोशिश रहती कि दुनिया के सामने वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर रहे।
बारिश वारिश आ गया तो हमारा सारा पैसा भीग जाएगा। दिन भर का जितना मेहनत है सब खराब हो जाएगा। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश पड़ी लड़की पर गई। ये कौन है बे? एकदम सफेद रंग का कपड़ा पहन करके लेटी हुई है यहाँ। कोई भूत पिचास तो नहीं है ना भगवान? एक्सक्यूज मी, लड़की उठ का नहीं रही है भाई? इतना सुंदर लड़की, इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनी है, एकदम रईस खानदान की लड़की लगती है। और नहीं तो क्या, सांस तो चल रहा है यार, नब्ज भी चल रहा है, बदबू भी आ रहा है। भगवान कसम कितना दारू पी है। ऐसे अगर किसी ने हमको इसके साथ देख लिया तब तो भगवान कसम बुरा फंस जाएंगे। और ऐसे रात को अकेला इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। क्या करें भाई? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। अकेली खूबसूरत लड़की को ऐसे सुनसान रात में अकेला छोड़ना यशपाल को नहीं था मंजूर, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाना है ठीक समझा। वैसे मैं बता दूं कि ये रात यशपाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या करें? जैकेट उतार देखा। जैकेट निकालकर यश ने उस बेहोश लड़की को बेड पर लेटा दिया। वो करीब 21-22 साल की थी। उसके बदन पर एक सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस थी जो शायद उसके 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा महंगी होगी। उस लड़की के लगाए हुए महंगे परफ्यूम से मानो पूरा कमरा अलग ही महक रहा था। इतनी बड़ी खानदानों की लड़कियों को आखिर क्या मजा आता है? दारू पी के कहीं भी पड़ जाते हैं, बेहोश होकर के अपना हुलिया बदल लेते हैं। उसे डर था कि अगर वो उस लड़की को घर नहीं लाता तो वो इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह पर पड़े रहने से किसी दूसरे इंसान की ठरक का शिकार बन सकती थी। यार हमारा भी कपड़ा गीला होगा, हम भी बदल लेते हैं। पूरा कमरा गमका दी तुम। इसको घर कैसे वापस भेजेंगे? ना कोई फोन है, ना कोई आईडी है, और दारू इतना पी लिए कि अगले 10 घंटे तक नहीं उठेगी। इसका कपड़ा भी भीगा हुआ है, नहीं बदला तो बीमार हो जाएगी। प्रभु कौन धर्म संकट में डाल दिए। अरे यार ससुर, तुम इसका कपड़ा कैसे बदलोगे बे? लेकिन बदलना तो पड़ेगा, नहीं बदला तो सवेरे तक तो जान निकल जाएगी इसकी। अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इज्जत भी तो तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। यश को डर था कि कोई उसे उस लड़की के कपड़े बदलते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो यश इतना बदनाम होता कि उसे अपनी चाय की टपरी बंद करके गांव भी जाना पड़ सकता था। लगता हम बुरे फंसे। यश को उस कार्ड में ऐसा क्या दिखा जिससे वो बुरी तरह डर गया था? इतनी रात को अब उसके कमरे में कौन आया था? क्या उस लड़की की वजह से अब यशपाल पर कोई मुसीबत आने वाली थी? रात के 2:30 बजे कौन आ गया भाई? दरवाजे पर हुई दस्तक से यशपाल का टेंशन बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने भी उसे एक अनजान लड़की के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यशपाल सर। अरे यार, ये श्रुति आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? अगर इसको गलती से भी पता चलेगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस कमरे में एक लड़की है तो भगवान, हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो गए क्या सर? बाहर खड़ी लड़की उसकी पड़ोसी थी और एक अच्छी दोस्त भी थी। कहाँ हो गया? कपड़ा बदल रहे थे अंदर, ठीक हो ना तुम? 2:30 बज रहा है। अरे नहीं नहीं सर,
सब ठीक है। मैं तो बस देख रही थी कि आप वापस आए कि नहीं। वो आज मौसम बड़ा खराब है ना, इसीलिए। हाँ तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? वो तुम्हारा फीस देने लेने का कुछ झंझट चल रहा है, तो सब हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, फीस की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, क्यूटी प्यूटी, जाओ सब ठीक ठाक है। गुड नाइट। हाँ आप भी ना सर, ये इंटरनेट से नए नए शब्द सीख के कुछ भी बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। गजब बवाल बन के आई हो हमारी जिंदगी में। ये ऐसा महंगा डिजाइनर कपड़ा, इसको खोले कहाँ से, बांधे कहाँ से? ससुर कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। प्रभु कुछ तो दिशा निर्देश दो। हे मैडम, हेलो। यश अब उसके कपड़े चेंज करने में और भी ज्यादा डर रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो सर्दी के मारे खांसने भी लगी थी। यश ने फिर अपने रूम में रोशनी कम कर और अपनी आंखें बंद कर जैसे तैसे उस लड़की के कपड़ों को चेंज कर ही दिया। हरे राम, ये लड़की जब सवेरे उठेगी और उठकर देखेगी अपने बगल में किसी अनजान आदमी को, अरे बाप रे, फिर तो बवाले कर देगी। का रिएक्शन देगी तभी। परमात्मा सब जानते हैं, हम सब साफ मन से किए हैं, इसीलिए वो भी हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आने देंगे। हमको विश्वास है, हो सकता है इस नेक काम के लिए मैडम हमको इनाम दे दे। इनाम में इनाम स्वरूप हमसे विवाह कर ले, हमसे इम्प्रेस हो जाए। हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। एक नजर देखकर ही यश को पता चल गया था कि वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस तरह के कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। कियारा अग्रवाल। उस कार्ड पर नाम पढ़ते ही यशपाल को एहसास हुआ कि वो लड़की कौन थी। मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक था अग्रवाल ग्रुप, और ये लड़की उसी ग्रुप की फैमिली से आती थी। हे भगवान, क्या होगा हमरा? इस मैडम के सामने तो हम कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है भाई, और सपना देख रहे हैं ब्याह करने का। यशपाल बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से अनजान था कि वो कहीं ना कहीं कियारा की ओर आकर्षित होने लगा है। अगली सुबह जब यश की आंखें खुली तो उसने कियारा को अपने नजदीक पाया। उसका हाथ यश के सीने पर था। यश ने कांपती हाथों से उसका हाथ हटाया। दरअसल आज तक कोई भी लड़की यश के इतने करीब नहीं आई थी। वाह, जन्नत जैसा माहौल हो गया है। अरे बाप रे, 10 बज गया, आज का सारा बिजनेस चौपट। कियारा की आवाज सुनकर यश का चेहरा लाल पड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा, कियारा के चेहरे का हाव भाव देखकर वो समझ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ है नहीं, समझिए आप। तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? अच्छा, आप शांत हो जाइए। हम आपको बताते हैं ना हम कौन है, सब बताते समझाते हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आपको पता भी है रात को कितनी पी थी आप? रात को ना बीच के किनारे पड़ी हुई थी। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने कितना पिया हुआ था। आंधी तूफान बारिश, वो भी आपको हिला डुला उठा नहीं पाई, समझी? वो तो भगवान का धन्यवाद कहिए, महादेव, उन्होंने हमको भेज दिया आपके पास। शुक्र मनाइए हम आपको उठा करके ही अपना घर ले आए, नहीं तो
परमात्मा ही जाने आपके साथ क्या होता क्या नहीं होता, मतलब समझ रही हैं? बीच? हाँ। अरे यहाँ इधर है बाथरूम, इधर है। वहाँ कहाँ जा रही? इधर है बाथरूम। जाना है क्या? अपना हील तो लेते जाइए। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार आजकल की लड़की, ये बड़े घर की लड़की थैंक यू बोलना भी नहीं जानती है क्या? थैंक यू छोड़ो भैया, कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुरा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पा रहा। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं यशपाल सर, देखिए ना 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? यही है ना, वो बताओ क्या बात है? यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे। अभी वो श्रुति से अपनी बात कह भी नहीं पाया था कि तभी उसका फोन बजा। फोन एक अननोन नंबर से था। धंधे के टाइम पर कौन फोन कर रहा है भाई? अपने आप से इतना कहने के बाद यश ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से एक भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी। अगर चाय की उबाल को सही समय पर रोक ना लिया जाए तो वो फैलकर पूरी जगह को खराब कर देती है। ये आवाज सुनते ही यश के चेहरे की रंगत एकदम से बदल गई। उसने श्रुति की तरफ देखा और कहा, श्रुति हम आते हैं। और फिर यश साइड में जाकर उस शख्स से बोला, गुरु वशिष्ठ आप, प्रणाम। 5 साल के बाद अचानक सब ठीक तो? गुरु वशिष्ठ ने यश की बात काटते हुए कहा, यहां सब ठीक है यश, लेकिन तुम गलत करने जा रहे हो। यश ने हैरानी के साथ पूछा, गलत? हम समझे नहीं गुरुजी। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत जवाब दिया, 5 साल पहले तुम जिस अतीत को छोड़ कर आए हो, वो अतीत तुम्हारा बहुत बड़ा राज है। राज को राज ही रहने देना चाहिए। तुम एक साधारण चाय वाला बनकर अपनी जिंदगी व्यतीत करो। अगर 5 साल पहले का वो राज बाहर आया और दुनिया के सामने तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई, तो ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी मुसीबत में आ जाएगी, बल्कि उस लड़की की भी जिंदगी मुसीबत में आएगी जिसके साथ तुम कल रात में थे। यश सन्न रह गया था। गुरुजी, वो लड़की नशे में थी और हम बस। गुरु वशिष्ठ ने फिर से उसकी बात काट दी और कहा, मुझे पता है यशपाल कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि तुम अपनी असली पहचान छुपाकर एक मामूली चायवाला बनकर रह रहे हो। मैंने बस तुम्हें आगाह करने के लिए फोन किया था। तुम मेरे सबसे काबिल छात्र रहे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यश जवाब में कुछ कहता कि उसके पहले ही फोन कट गया था। यश सन्न खड़ा हुआ था। उसके चेहरे की रंगत बदली हुई थी। उसके कानों में चीखने की आवाजें आने लगी, जैसे वो चीखे उसके अतीत से जुड़ी हो। यश के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई पड़ी और तभी अचानक से किसी ने यश को झिंझोड़ा। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं सब ठीक है। कहाँ कुछ खोया पाया? कहाँ? यही है हम। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना। जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे।
और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। क्या रे भाईजान, हफ्ता देना भूल गया तू? हाँ, मार खाना मांगता है तेरे को? साले जानवर लोग फिर से आ गए तमाशा करने। नहीं है संगम बाबू, मैं झूठ काहे को बोलेगा, पर अपनी जेब अभी भी खाली है। मैं देता है ना आपको, अगले टाइम पूरा पैसा देता है नक्की। क्या रे साला पप्पू समझा है क्या तू मेरे को? मेरे को मेरा पैसा अभी मांगता है, अभी के अभी। नहीं तो तेरी ये लारी है ना, अब उसको तोड़ डालेगा, समझा क्या? मैं करता है कुछ। तोड़ तोड़ संग्राम भाई, ऐसा मत करो। सबसे बोल रहा है तू करेगा तब करेगा। मत करो संग्राम भाई। ससुर बहुत चर्बी चढ़ा है इन लोगों को। संग्राम भाई संग्राम और उसकी गैंग अब यश का क्या हाल करने वाले थे? श्रुति और फैजान यश को उन गुंडों से बचा पाएंगे? श्रुति भाग यहां से, श्रुति भाग जा। संग्राम, मैं कह रहा हूं